अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो ये आ जाता है कि हम हरितकी के वेद पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ लिया कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है। अभी आ जाता है कि उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो हरितकी है उसको खाना खाने के साथ खाएंगे तो क्या प्रभाव आएंगे, खाना खाने से पहले या बाद में खाएंगे तो क्या क्या उसके आएंगे प्रभाव। ठीक है, अब आ जाता है कि हरितकी को अगर हम किसके साथ लेंगे तो कौन सा दोष जो है वो नाश होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर श्लोका की बात करते तो वहाँ क्या लिखा है कि लवने कफ हंती। अगर हरितकी को क्या है लवन के साथ लेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हरितकी प्लस लवन लेंगे तो वो क्या होगा, कफ हंती, कफ को क्या करेगा, नाशन करेगा। उसे पित्त हंती स शकरा, अगर क्या है हरितकी को शकरा के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ पित्त नाशन हो जाएगा। घृतेन वातजन रोगन सर्व रोगान गुड़ अन्वितम, तो इसमें यही बोला गया है अन्वितान। तो इसमें यह है कि घृत, अगर हम हरितकी को घृत के साथ देंगे तो वात का करेगी, नाशन करेगी। अगर गुड़ के साथ देंगे तो क्या होगा, सर्व दोष नाशक, सर्व रोग नाशक हो जाएंगे। ठीक है, लवण के साथ देंगे तो कफ होगा, शकरा के साथ देंगे तो पित्त होगा, घृत के साथ देंगे तो वात होगा, अगर गुड़ के साथ देंगे तो सर्व रोग क्या होगा, नाशक होगा। नेक्स्ट अगला आता कि हरितकी जो है वो कल्पना अनुसार जो बताए गए हैं कि अगर हम उसको कैसी कल्पना के साथ देंगे, मतलब कि कल्पना मीन्स आ जाता है कि हम उसको किस अवस्था में देंगे या किस अवस्था में बनाकर देंगे तो उससे क्या होगा। तो सिंपल इसमें याद कर लेना कि अगर हम चबाकर खाएंगे, ठीक है ना, अगर हम हरितकी को चबाकर खाएंगे तो अग्नि वर्धक होगा, अगर पीस कर लेंगे तो मल शोधन होगा, अगर स्विन करके लेंगे तो ग्राही होगा, अगर भून कर, स्विन मतलब कि उसको स्वेदन करके तो क्या होगा कि ग्राही होगा, ठीक है, क्वाड टाइप का, और भून कर लेंगे तो क्या होगा, त्रिदोष नाशक होगा। देखो चबा चबा कर आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, बोलते हैं ना कि जब आप खाना खाते हो तो उसको चबा चबा कर खाना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होता है, तो याद रख लेना कि अग्निवर्धक आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है पीस कर। अगर देखो अगर आप अच्छे से चबाएंगे पीसेंगे तो मल भी अच्छे से निकलेगा, तो मल शोधक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्विन, मीन्स क्या जाता है स्वेदन वगैरह करके, मतलब एज उसको पकाकर अगर देंगे तो उससे क्या होगा, ग्राही कर्म करेगा, और अगर भून कर देंगे मतलब भून दिया, सबको ही भून दिया तो क्या आ जाएगा, त्रिदोष वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ऋतु हरित की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋतु हरित की पूछ लिया जाता है कि ऋतुओं के अनुसार बताइए हरितकी का क्या सेवन है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम क्या है, ये जो लिखे गए हैं ये एक्चुअली सीरियल ऑर्डर में नहीं है, तो इसको आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप ये वाला जो टेबल साइड में लिखा हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या लिखा है कि शिशिर में क्या है, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आ जाता है शिशिर। तो शिशिर में बोला गया कि अगर शिशिर में हो तो पिपली, ठीक है ना, पिपली के साथ देना चाहिए, वसंत में मधु के साथ देना चाहिए, ग्रीष्म में गुड़ के साथ देना चाहिए, वर्षा में लवण के साथ देना चाहिए, शरद में शकरा के साथ देना चाहिए, हेमंत में शुंठी के साथ देना चाहिए। अब देखो क्या आ जाता है शीरिश, तो शिशिर जो होता है तो उसमें क्या बोला कि पिपली के साथ, ये आपको याद करना पड़ेगा पिपली। अब देखो वसंत है, वसंत में क्या होता है, कफ वर्धक होता है, तो कफ के लिए हम क्या मधु यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह उठकर बोलते हैं ना कि जो जिनको अपना क्या है वेट लूज़ करना है या कफ जो धातु उसको कम करना, मेद धातु उसको कम करना, तो क्या है, तो आप लोग क्या है सुबह क्या है एक गिलास पानी में मधु डालकर पिए, तो वही बोला कि बसंत ऋतु में कफ बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला गया है, गुड़ बोला गया है, ग से गुड़ ग से ग्रीष्म। ठीक है, तो वर्षा में बोल दिया लवण, अगर तो वर्षा ऋतु में क्या बोल दिया, लवण बोल दिया गया है। अगर आपको याद होगा जब हमने ऋतुचर्या भी पढ़ा था तो उसमें लवण अम्ल जो रस वाली चीज़ें थी वो खाने के लिए बोला गया था। ठीक है, और जो ग्रीष्म ऋतु थी उसमें क्या मधु से बोला गया था। मधु क्या होता है, गुड़ का ही एक फॉर्म होता है। बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास मधु नहीं है तो अगर पुराना गुड़ उसकी जगह यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है ना, एज अ प्रतिनिधि द्रव्य में कहा जाता है। ठीक है, शरद में याद रखना शकरा, शरद में शकरा, ठीक है ना, शरद में क्या यूज़ होता है, शकरा। तो याद रख सकते हैं कि शर्द जो होता है उसमें हंसोदक होता है। ठीक है, हंसोदक के लिए मैंने बताया था कि कई लोग दूध रखते हैं या फिर कई लोग क्या है खीर वगैरह, जो आम लोग खीर या फिर दूध पकाकर वहाँ पर रखते हैं, तो उसमें वही बोला गया है कि शकरा, मतलब याद रखना कि मीठा कुछ। ठीक है, तो शर्द में शकरा होगा और हेमंत में शुंठी, क्योंकि शर्द में देखो शुंठी मना की हुई है, ठीक है ना, शर्द में शुंठी जो है वो मना की हुई है, तो कौन सा बचेगा, ये शुंठी किस में जाएगी, वो जाएगी हेमंत ऋतु में। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है कि भाव मिश्र। ठीक है, क्या आ जाता है, भाव मिश्र। तो भाव मिश्र में क्या बोला गया कि भाव मिश्र का अगर मंगलाचरण में क्या होता है, श्री गणेश जी की अर्चना करनी चाहिए। उन्होंने बोला कि कोई भी अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हमें गणेश जी की सबसे पहले अर्चना करनी चाहिए। और उसमें पारद में ये बोला गया है, जब हम रस शास्त्र में पारद पढ़ते हैं या रस औषधियाँ बनाते हैं, मतलब पारद से निर्मित, तो उसमें बोला जाता है कि शिव का हमें क्या है अर्चना करनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, गणेश जी की करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि भाव प्रकाश ने भी क्या है आयुर्वेद के बारे में क्या है एक प्राचीन परिभाषा दी है। उसने ये बोला कि आयुर्हित अहितो
व्याधि निदान शमन तथा, उसने बोला जिस जिस वेद में क्या है, जिस ग्रंथ में आयु हित और हित निदान मतलब व्याधि का निदान, उसका डायग्नोज, उसका शमन में चिकित्सा जो बताई गई है उसे हम क्या बोलेंगे, आयुर्वेद बोलेंगे। ठीक है ना, उस तंत्र को या यंत्र को क्या बोल देंगे, उस तंत्र में जो बताया जाएगा वो क्या है, वो आयुर्वेद है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि शरीर और जीव के संयोग से क्या है, जीवन बनता है। नेक्स्ट अगला आता है कि वन के अनुसार गर्भ के धारण के बारे में बताया गया है कि किस वन के उस होने पर क्या है कि इसमें एक्चुअली ओवोल्यूशन की बताया गया है। होता क्या है कि ओवोल्यूशन जो होता है 12 टू 15 या 16 डेज तक माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला है कि ब्राह्मण अगर कोई जैसे 4 हमारे क्या होते हैं, वन होते हैं, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मणी होगी उसकी 12वीं रात्रि पर वही 12 टू 16 वाली रेशो है, लेकिन इनका क्या है, इन्होंने अलग से लिया है कि क्षत्रिय को 10 रात्रि पर, वैश्य को, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग एक तरह से बता दी कि वैश्य को 8 रात्रि तक और शूद्र को 6 रात्रि तक। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ब्राह्मणी को 12 रात्रि, क्षत्रिय को 10 रात्रि, वैश्य को 8 रात्रि और शूद्र को 6 रात्रि। तो सब क्या है, 2-2 को छोड़ के हैं। ठीक है ना, और सारी इवन में है। लेकिन यहाँ साइड में एक ना काश्यप के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो काश्यप ने सीधा एक सीरियल ऑर्डर में बता दिया कि 12, 11, 10 और 9। ठीक है ना, 12, 11, 10 और 9। तो ये क्या है, ऋतु काल के 19 रात्रि, ऋतु काल जो है वो उसकी क्या है, 16 रात्रि बताई है। ऋतु काल की 16 रात्रि है, लेकिन ये गर्भ धारण करने के लिए बताया गया है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट अगला क्या बोल देते हैं, उसमें बोल देते हैं चंद्रमसी नाड़ी। तो चंद्रमसी नाड़ी की है क्या प्रधानता देने वाली जो होती है। अब हम नाड़ी पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, वो 3 प्रकार की, सूक्ष्म, गौरी और चंद्रमसी। तो चंद्रमसी जो नाड़ी है उसमें क्या बोला गया है कि प्रधान्य वाली नाड़ी जो होती है थोड़ी ही रति की सखलित होती है। अब उसमें क्या, उसमें जो वीर्य है वो तो बाहर ही रह गया, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ही उसको परेशानी होगी। तो उन्होंने वही बोला, थोड़ी सी रति क्रिया में सखलित होती है। और जो गौरी नाड़ी होती वो क्या होती है, वो एकदम कष्ट होती, लेकिन वो क्या होती है, मतलब वो साध्य होती है। नेक्स्ट अगला था कि जीव की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी गई है। इसके लिए अगर हम जीव अपना बचा के रखना चाहते हैं तो 3 चीज़ों की हमें रक्षा करनी चाहिए। एक तो वीर्य, एक आ जाता है रक्त और एक आ जाता है मल। ठीक है ना, तो वीर्य से क्या है, अब अगर लड़कों की या फिर पुरुष की बात करेंगे, स्त्री और पुरुष में, तो पुरुष की बात करेंगे वो शुक्र है। और आर्तव, भावप्रकाश ने बताया हुआ है कि ये लेडीज़ में आर्तव जो होता है वो 8th धातु मानी गई है। तो इसी हिसाब से वीर्य, फिर आता है रक्त और फिर आ जाता है मल। इनकी क्या है, रक्षा करनी चाहिए अगर क्या है आप अपने जीवन में ठीक से मतलब उसको रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, उन्होंने बोला कि जो मेद होता है ना, मेद तो वो कहाँ स्थित होता है, वो उसका कहाँ स्थान होता है, तो उसका उदर में स्थान होता है। ठीक है, तो याद करने के लिए याद रखना कि पेट निकल जाता है बाहर। ठीक है ना, तो उससे याद रख लेना कि मेद का जो स्थान है वो क्या बताया, वो उदर को बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि नाभि से एक बिस्ता ऊपर से लेकर कंठ से 6 अंगुली नीचे तक जो उरय स्थल माना गया है। ठीक है, इन्होंने क्या है, इन्होंने एक उरय स्थल का जो उरय है ना, उरय प्रदेश, उसकी एक बताई गई है एक लोकेशन कि कहाँ है। उन्होंने बोला कि जो नाभि है हमारी, जो एम्ब्लाइकस है, उससे हमने करना है एक बीता कितना होता है, 12 अंगुल। ठीक है, तो हमने करना है नाभि से अगर 12 अंगुल ऊपर की तरफ जाएंगे और जो कंठ है वहाँ से 6 अंगुल नीचे की तरफ जाएंगे। जो बीच का हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाता है, उरय। ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, उरय प्रदेश हमारा जो उरय स्थल बन जाता है। ठीक है, इतना ये अलग बात होगी। नेक्स्ट जो बात की गई, उन्होंने बोला है रस का प्रवाहन। ठीक है, तो उन्होंने बोला रस का प्रवाहन कैसे होता है, तो उन्होंने बोला कि जो तीक्ष्ण अग्नि पुरुष वाले होते हैं उनमें तीव्र गति से रस का प्रवाहन होता है। जो मंद अग्नि वाले होंगे उनका मंद वेग से होगा, और जो मध्य वाले होंगे उनका मध्य से होगा, और जो मंद वाले होंगे तो उनका मंद वेग से प्रवाहन होगा। ठीक है, ये होगी अलग बात। नेक्स्ट उन्होंने बोला जैसे कि जो धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, में दस्ती, मज्जा, शुक्र, हम क्या बोलते हैं कि रस से रक्त, रक्त से मांस, ऐसे उत्पत्ति मानिए एक तरह से, या फिर बोल देते कि सार भाग ऐसे आगे आगे जाके कन्वर्ट होता जाता है। मतलब कि जो रस का जो सार भाग होगा वही आगे रक्त की बनने में, निर्मित होने में क्या उसके लिए हेल्पफुल होगा। उन्होंने बोला कि टोटल कितने दिन लगते कि हमारी जो पूरी धातु वो शुक्र धातु तक कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि अगर जो कोई मध्य अग्नि वाला जो पुरुष होगा, हमने ऊपर बोला ना कि तीक्ष्ण अग्नि, मध्य अग्नि और मंद अग्नि, तो उन्होंने एक बीच का लिया है, दैट इज़ अ मध्य। तो मध्य वाला जो होगा उसके लिए कितने बोलेंगे, दैट इज़ अ 30 डेज बोलेंगे। कितने डेज बोलेंगे, 30 बोले गए। और अल्प अग्नि जो वाले पुरुष होंगे उसके लिए कितने बताए गए हैं। ठीक है ना, जो अल्प वाला होगा उसमें 30 से ज़्यादा दिन लगेंगे, अधिक लगेंगे, और अगर जो तीव्र वाला होगा उसे 30 से कम लगेंगे। ठीक है, तो एक इन्होंने बता दिया कि 30 को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है धातुओं, उसमें आता है धातुओं के महाभूत के प्राधान्य। जो धातुएं हमारे पास हैं उसमें कौन कौन से महाभूत प्रदान होंगे।
तो उसमें आया था पहले आया रस रक्त मांस में दस्ती मचा शुक्र, ये लिख लिया। उसके बाद याद रखना है कि रस क्या होता है, एक तरह का प्लाज्मा के साथ करते तो वो क्या आएगा, जल। अब आ गया रक्त और पित्त क्या होता है, समान जोड़ने वाले होते हैं, तो इसलिए अग्नि से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पित्त हम अग्नि से बोलते हैं। अब आया था मांस क्या होता है, एक तरह का कठोर एक मसल टाइप का होता है, तो याद रखना पृथ्वी। अब आया था मेद, अस्थि लिखा, अस्थि नहीं है वो मेद आएगा, काट के लिख लो मेद, तो मेद में आ जाएगा पृथ्वी और जल, ठीक है ना, पृथ्वी और जल। अब अस्थि है, उसमें पृथ्वी वायु और अग्नि, जल वाली तो कोई क्वालिटी नहीं होगी। मज्जा और शुक्र में इन्होंने अलग से बता दिया सोम, ठीक है ना, क्या बता दिया, सोम। लेकिन आपको वर्ड सोम ही याद करना, लेकिन इसको जल के साथ रखा जाता है, लेकिन फिर भी इसको अपने याद कैसे करना है, सोम के साथ, ठीक है। अब बचते हैं हमारे नीचे वाले, जो मूत्र है उसको इन्होंने अग्नि के साथ रखा है, मतलब अग्नि के साथ दो चीज़ें रखी हैं, एक तो रखी है रक्त और दूसरा क्या रखा है इन्होंने, मूत्र। लेकिन और भी क्या है, अस्थि में भी अग्नि को मानना है, ठीक है, लेकिन आपको दो तो कंपलसरी याद होने चाहिए। आर्तव में भी पृथ्वी और अग्नि है, ठीक है, आर्तव में पृथ्वी और अग्नि है, मेद में पृथ्वी और जल है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है शीर में इन्होंने क्या बोल दिया, शीर में बोल दिया कि जल, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला आया था कि एक प्रसूता होती है, ठीक है ना, एक प्रसूतिका स्त्री होती है, एक प्रसूता। मैंने बोला प्रसूति स्त्री जो होती है, प्रसूता स्त्री, उसकी कितने नियमों तक निर्देश किया गया कि वो उसी क्वालिटी में रहे, ठीक है ना, उसी जो नियम है उसको फॉलो करे। तो उन्होंने यहाँ पर साफ बोल दिया कि 4 मास तक क्या है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट काश्यप ने ना एक अन्न प्राशर, जैसे कि बहुत सारे संस्कार बताए, तो उसमें अन्न प्राशर फल प्राशर भी बताए हैं। तो उन्होंने जो भाव प्रकाश है, उन्होंने बोला कि जो अन्न प्राशर मीन्स जो अन्न खिलाना, तो वो किस मंथ में खिलाना, तो वो आ जाता है 6th और 8th मंथ में क्या है अन्न खिलाना चाहिए। उसके बाद आता है कि स्त्री के वय विभाजन, ठीक है, तो स्त्री जो है उसका वय विभाजन कैसे किया गया है, तो उन्होंने क्या किया कि बला, तरुणी, प्रौढ़ और वृद्धा, ठीक है ना, तो जो बला स्त्री है उसमें 16 वर्ष तक, जो तरुणी है उसमें 32 वर्ष तक, जो प्रौढ़ है उसमें 50 वर्ष तक, और जो वृद्धा है वृद्धा में 50 से अधिक वर्ष तक, ठीक है, मतलब इन्होंने जस्ट डबल ही लिए हैं, 16 से 32, फिर 32 से इन्होंने 50 ले लिया, फिर 50 से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगली आ जाती है, इसमें शिराएँ बताई गई हैं कि शिराएँ कितनी होती हैं। अगर शिराओं का पहले डिवीजन इन्होंने बताया कि डिवीजन कैसे किया गया, तो उन्होंने बोला जो शाखागत शिराएँ होती हैं, ठीक है ना, अवध्य शाखागत शिराएँ जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 16, कोष्ठगत 32 होती है, और ऊर्ध्व जत्रुकन मीन्स की क्लेविकल से ऊपर वाली जो होंगी वो कितनी होंगी, 50 होंगी, ठीक है। वो इसलिए बता दी गई है यहाँ पे बिकॉज देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन है ना, 16, 32 और 50, ठीक है, और यहाँ पर भी किया है 16, 32 और 50, इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अगर कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्या है सदप्राण कर है, ठीक है, सदप्राण कर है, तो 6 जो चीज़ें वो कौन सी आ जाती हैं, ताजा मांस, न्यून अन्न, बला स्त्री, शीर भोजन, घृत और उष्ण स्नान, वो क्या है प्राण संग प्राण कर है, ठीक है, प्राण कर है। नेक्स्ट आता है प्राण नाशक, सद प्राण नाशक कौन से है, सद प्राण नाशक और सद प्राण कर। तो सद प्राण जो नाशक है उसमें बोला गया कि पूती मास, वृद्ध स्त्री। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि बालाक, मतलब बिल्कुल छोटी जो होगी, ठीक है ना, तो बाल्य वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है तत्काल में जमा हुआ दही। उसके बाद अतिकालीन मैथुन और निद्रा, ये क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये क्या है सर्व प्राण क्या है नाशक बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि हेमंत, अब आ जाता है मैथुन की, उन्होंने बताया कि कब स्त्री का प्रसंग करना चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया कि जो हेमंत ऋतु होती है, कौन सी, हेमंत ऋतु में, तो उन्होंने बोला कि वाजीकरण औषधियाँ खाकर क्या है वो अपनी बल अनुसार वो कर सकता है जितनी बार मर्जी। शिशिर में भी यही बोला है कि हाँ भाई इच्छा अनुसार वो कर सकता है। जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में बोल दिया गया है, मीन्स जो मध्य बल वाली जो दोनों होती हैं बीच वाली, उसमें 3-3 दिन के अंतर पर करना चाहिए, और वर्षा और ग्रीष्मों में क्या है एक एक पक्ष के अंतर में स्त्री संभोग करना चाहिए। अब एक एक पक्ष का मतलब क्या होता है, एक एक पक्ष का मतलब होता है कि 15-15 दिन में एक बार, ठीक है ना, 15 दिन के बाद एक बार करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि अगर जब सूर्य उदय होता है तो उस टाइम पे हमें कितना जल का पान करना चाहिए, तो इसमें लिखा कि जब सूर्य उदय होता है तो 8 प्रस्थ तक मुख जल से मतलब जल जो है वो मुख के द्वारा और 3 प्रस्थ नासिका के द्वारा क्या है पान करने का निर्देश बताया गया है। अब 8 प्रस्थ, तो अगर आपको विशेष्य कल्पना अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें आता है प्रसत अष्ट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, एक प्रस्थ कितना होता है 8, अष्ट है ना, अष्ट तो 8 आ जाएगा, तो 8, ठीक है ना, तो कितने बोले 8 है, 8 प्रस्थ बोला है, तो 8 का 64 मतलब कि 64 तोला, ठीक है, जल क्या है मुख से पीना है। और नेक्स्ट क्या आ जाता है कि 3 प्रस्थ,
तो इसमें आता है 8 3 का 24, तो 24 क्या तोला नाक से, ठीक है, पान करना है। नेक्स्ट में आ जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अजवाइन है तो उसको किस किस नाम से बताया गया, अगर हम बाहर प्रयोग करते तो उसके लिए, अगर हम उसको अपने अंदर प्रयोग करते तो उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि जहाँ अभ्यंतर शोषण मतलब कि शोधन हो, ठीक है ना, अगर अभ्यंतर के लिए लेना है तो उसको यवानिका के नाम से, ठीक है, यवानिका के नाम से। अगर बाहरी परिमार्जन या प्रलेप या लेप के लिए अगर यूज़ करना हो तो उसको अजमोदा को अजमोदिका के नाम से क्या है प्रयोग में ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अगर यवानिका, ठीक है ना, अगर यवानिका है तो क्या है अंदर, अगर अजमोदा के लिए क्या आ जाएगा, अजमोदिका के लिए बाहर, ठीक है। तो याद रखना। अब नेक्स्ट अगला आता है कि जो हमारे आचार्य वाग्भट हैं, भाव प्रकाश हैं, इन्होंने क्या है, इन्होंने ना 5 प्रकार के क्या है पदार्थ माने। तो जो 5 प्रकार के पदार्थ माने तो वो कौन कौन से माने हैं, वो आ जाते हैं रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। प्रभाव की जगह इन्होंने क्या ले लिया, शक्ति वर्ड ले लिया, ठीक है। तो रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव ना बोलकर क्या बोला गया है, शक्ति बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला गया, उन्होंने बोला है कि जो हरितकी है वो कैसे उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने बोला है कि जब अमृत पान करते हुए, जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो अमृत निकला था। तो जब इंद्र जो थे वो जब अमृत पान कर रहे थे, उनके मुख से जब पृथ्वी पर वो अमृत गिरा था, ठीक है ना, उनके मुख से जब वो अमृत की एक बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी तो वहाँ से क्या हुआ था, हरितकी उत्पन्न हुई थी। वहाँ से क्या हुआ था, हरितकी उत्पन्न हुई थी। एक जो यहाँ पर अगर आपको नहीं अच्छे से दिख रहा तो वहाँ लिखा कि एक थे आचार्य काश्यप, उन्होंने बोला कि इंद्राणी के मुख से जो बूंदें गिरी थी तो उससे उत्पन्न हुआ लहसुन, ठीक है ना। और एक गद निग्रह है जो सोडल देता है, अकॉर्डिंग टू गद निग्रह, तो उसमें बोला गया है कि राहु जो थे, राहु और केतु था, ठीक है, जब उसका गला काटा था, जो वहाँ पर बूंदें गिरी थी, ठीक है ना, तो उससे क्या लहसुन उत्पन्न हुआ था। ये भी एक मत है। नेक्स्ट में बोला गया है कि हमें हरितकी कौन सी लेनी चाहिए, श्रेष्ठ। एक्चुअली क्या है, वो तो पता लग गया कि श्रेष्ठ कौन सी है, वो तो बता दिया कि इसकी जो टाइप्स है उसमें विजया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला अभी लक्षण, कि हम लक्षण के हिसाब से अगर देखेंगे तो कौन सी जो हरितकी है वो श्रेष्ठ मानी गई है। तो उसमें बोला गया कि जो स्निग्ध हो, जो घन हो, जो वृत्त हो, जो गुरु हो, जो जल में डूब जाए, तो वो कौन सी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, वृत्त का मतलब गोल होता है, गुरु, स्निग्ध मीन्स सारे कौन से क्वालिटी है, हैवीनेस वाली, कफ वाली सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है विभीतक। तो विभीतक में क्या बोला, जो विभीतक होता है उसमें बोला कि उष्ण, वीर्य, हिम स्पर्श वीर्य तथा उष्ण, एवं ये क्या होता है, वीर्य से उष्ण होता है, लेकिन अगर हम स्पर्श मीन्स अगर इसको रखते हैं कहीं भी, अगर जीभ में रखते हैं या फिर हाथ भी लगाते हैं तो क्या है, थोड़ी शीतता महसूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है पारासानी जवानी। तो जो पारासिक जवानी होती है, ठीक है ना, एक क्या होता है जो अजमोदा उसकी टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो आ जाती है एक पारासानी जवानी। तो उन्होंने बोला कि ये क्या होता है कि सेम ही होती है, किसके, यवानी के, ये क्या होती है गुण कर्म से सेम ही होती है, लेकिन विशेष रूप से ये क्या होती है, ये पाचक होती है, रोचक होती है, मद ग्रहणी होती है, मदकारक और गुरु होती है। नेक्स्ट अगला आता है वन मेथी। तो वन मेथी में क्या बताया गया, तो वन मेथी में भी यही बताया गया है कि जो वन मेथी के से क्या होती है, ये अल्प होती है, मगर जो वन मेथी होती है वो किसके लिए होती है, वो घोड़ों को के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो वन होता है उसमें घोड़े रहते हैं, तो घोड़ों के लिए वन मेथी ही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट अगला आ जाता है पारासी वच। अब आ जाता है वच, पहले था यवानी, अब आ जाता है वचा, ठीक है ना, वच। तो उन्होंने बोला कि गुण कर्म तो सेम टू सेम वचा की तरह होते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये क्या होते हैं, वात शामक होते हैं। नेक्स्ट अगला आता है महाभरी। महाभरी जो वचा होता है उसमें क्या बोला, इनके गुण कर्म जो होते हैं वचा के समान ही होते हैं, मगर विशेष रूप से ये क्या होते हैं, कफ कासनुत मतलब कफ और कास को खत्म करने वाले होते हैं। सुवरकार मतलब कि इनके जो स्वर होता है उसको ठीक करने वाले होते हैं। रोचक होते हैं, हृदय, कंठ और मुख विशोधन करने वाले होते हैं। जो नेक्स्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आ जाता है दीपांतर वचा, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये फिरंग रोग के लिए, फिरंग नाशक होता है। फिरंग मीन्स जो STD होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके लिए बताई गई है, ये वाली दीपांतर वचा बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास हरिद्रा भेद। तो हरिद्रा के इन्होंने 4 भेद बताए गए हैं। एक तो बताया गया हरिद्रा, कपूर हरिद्रा, वन हरिद्रा और दारू हरिद्रा, ठीक है। तो इसको देख लेना कि जो हरिद्रा होती है उसमें क्या होता है कि त्वक में दोष में नाशक, ये क्या होता है मतलब कि दोष, एक तो दोष में कौन सा, में दोष को नाश करने वाला होता है। कर्पूर जो होता है, कर्पूर हरिद्रा जो होता है वो क्या करता है,
पित्त मधुरा स तिक्ता सर्व कंडु नाशिनी, तो सर्व जो भी कंडु है उसको नाश करता है, और रस बता दिए गए कि ये रस हैं, और पित्त को क्या करता है, खत्म करता है। जो वन हरिद्रा होती है वो क्या करती है, वो कुष्ठ वात रक्त नाशिनी, वात रक्त मीन्स गाउट नाशिनी है। दारू हरिद्रा की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्रा के समान गुण वाला मगर विशेष रूप से कर्ण एवं नेत्र रोग क्या होता है, नाशक माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है लहसुन। तो लहसुन के इन्होंने बोल दिया कि अगर लहसुन सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या लेना चाहिए, जो पत्ते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो लहसुन होता है वो क्या होता है, पंच रस वाला होता है, लेकिन वो क्या होता है, उसमें अमल रस नहीं होता। कौन सा, अमल रस नहीं होता, ठीक है। लहसुन में अमल रस नहीं होता। जो मध होता है वो भी क्या होता है, पंच रस होता है, और उसमें क्या लवण रस नहीं होता। तभी तो जब कोई लोग शराब पीते साथ में क्या कुछ नमकीन लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं कि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है कि जो लहसुन है उसमें क्या है, पत्ते में मध बोला गया है, ठीक है। मध ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं, अमल रस युक्त कोई भी भक्ष्य ले सकते हैं। उसके बाद लहसुन द्रव्य के लिए अपथ्य, तो अपथ्य में बोल दिया गया है कि अति जलपान नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, व्यायाम, आतप, दूध और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब प्याज के लिए बोला, जो प्याज होता है वो केवल क्या करता है, वात को नाशन करता है, ठीक है। उसके बाद कस्तूरी के 3 भेद बताए गए हैं। तो 3 भेद कौन कौन से थे, कामरूपा, नेपालिका और काश्मीरी, ठीक है। तो ये किसने बताए, ये सिर्फ जो भाग प्रकाश है उन्होंने बताए हैं। कामरूपा मीन्स कृष्ण वर्णिका, नेपालिका नील वर्णी और काश्मीरी कपिल वर्ण का। और श्रेष्ठ कौन सा होता है, कामरूपा कस्तूरी का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीत चंदन। तो पीत चंदन एक होता है जो विशेष रूप से क्या है, व्यंग नाशन, ये भी एक स्किन डिसऑर्डर है, तो वो भी क्या है, व्यंग नाशन बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है कि देश भर में क्या है, देश भर में केसर। जो देश भर में केसर होता है उसमें क्या क्या बोला, एक तो काश्मीरी, ठीक है ना, काश्मीरी, भल्लीक और क्या होता है, पारासिक होता है। अगर हम काश्मीरी की बात करते हैं तो उसमें आता है रक्तवन की और पदम गंधी होता है, पदम गंधी होता है, श्रेष्ठ माना गया। जो वल्लीक होता है पांडुरवन की होती है, याद रखना, पांडुरवन और केत की गंधी वाला होता है। पदम मीन्स क्या होता है, कमल की तरह, जो कमल की तरह गंध आए उसमें श्रेष्ठ माना गया। उसके बाद क्या आता है, केत की गंध में आ गया, ठीक है, वो मध्य है। और एक आता है पारसिक, तो उसमें क्या होता है, ईशद पांडुवनी मधुगंधी, क्या जगह, मधुगंधी। तो उसे आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है नख। तो नख क्या है, नख में इन्होंने क्या बोला, तो नख में इन्होंने बोला कि नख एक प्रकार का क्या है, सीप की जाती है, जो क्या है, समुद्र के जीव के मुख के ऊपर क्या है, मुख ऊपर का क्या है, आवरण है, जो क्या करता है, नख सदृश होने के कारण नख कहलाता है, ठीक है। शिगरू का बीज श्वेत मरीच कहलाता है, ठीक है। जो ये शिगरू होता है, जो नख तो पता लग गया कि ये क्या है, समुद्री जीव का के ऊपर का एक आवरक होता है, उसको क्या बोल देते हैं, नख की तरह सदृश होने के कारण इसको नख बोल देते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि नख से आप क्या लेते हैं, तो नख कई बार होता है ना कि कथन, ये बताइए ये सही है या गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है शिगरू। तो शिगरू को क्या बोलते थे हम, श्वेत मिर्च बोल देते हैं, ठीक है, श्वेत मिर्च बोल देते हैं। और रक्त शिगरू को क्या हम बोल देते हैं, दैट इज अ मधु शिगरू, ठीक है। याद रखना कि रक्त शिगरू इज मधु शिगरू को बोल देते हैं। जो मधु शिगरू होती है वो सभी गुणों में क्या है, शिगरू के समान ही मिलते हैं, परंतु विशेष रूप से ये क्या होती है, दीपक और सारक होती है। उसके बाद आता है श्वेत कमल को, श्वेत कमल को क्या है, पुंडरीक बोलते हैं, रक्त कमल को कोकनंद बोलते हैं, और नील कमल को क्या बोल देते हैं, इंदवीर बोल देते हैं, इंदिवीर, ठीक है, ये बोल देते हैं। इस तरह क्या आपका ये जो पॉइंट है वो खत्म होता है, ठीक है ना। याद रखना कि जो श्वेत कमल है, अब श्वेत है तो पांडु जो होता है वो भी श्वेत टाइप का ही वन होता है, ठीक है ना। तो श्वेत और पांडु, पांडु से याद रखना पुंडरीक, ठीक है ना, तो वो हो गया। उसका रक्त कमल, तो रक्त से याद करना कोक, ठीक है ना, तो रक्त से याद करना कोकनंद, तो क से आ गया तो रक्त आ जाएगा। नेक्स्ट अगला रहता है नील। तो नील क्या होता है, नील आप बोलते हैं ना कि गुस्से से नीले पीले हो गए, तो नीले पीले, ठीक है ना, तो क्या है, भगवान इंद्र थे, उनको गुस्सा बहुत आता था, याद करने के लिए कर लो कि इंद्रवीर आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज नील कमल के लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं।